नमस्कार। मैं हूं खुशी जोशी और ये है आपका अपना चैनल पीवी नेशन। आज हम लोग एनटीएससी सीरीज का सबसे पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो हम देखेंगे वो है क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर बेसिकली बेस है हमारे क्लास 10th केमिस्ट्री का। तो सबसे पहली चीज इस चैप्टर में जो हमें देखनी है वो है केमिकल एंड फिजिकल चेंज के बारे में। बेसिकली ये टॉपिक हम क्लास 9th में बहुत अच्छे से देख कर आए हैं। हमारे केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे जो फिजिकल चेंज है बेसिकली ये वो सारे चेंज होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को इन्वॉल्व नहीं करते। The changes which do not involve the chemical reaction are known as हमारे फिजिकल चेंज, या फिर वो चेंजेस जिनको हम हमारी नेकेड आई से देख सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे कोई चेंज हुआ है, ये हमारे होते हैं फिजिकल चेंज। सबसे पहला एग्जांपल हमारे फिजिकल चेंज में आता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स कैसे एक फिजिकल चेंज हो सकता है? डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल डिस्क्राइब दैट कि ये एक फिजिकल चेंज है। क्या हुआ कि जब भी हम कैंडल को बर्न करते हैं तो उसकी साइज थोड़ी कम हो जाती है। अब साइज क्यों कम होती है? क्योंकि वैक्स जो होता है वो टेबल पे डिपॉजिट हो जाता है ना। तो इसीलिए साइज कम होने की वजह से ये एक फिजिकल चेंज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास है डिसॉल्विंग ऑफ वाटर इन शुगर। क्लियर? मतलब क्या कि मैंने पानी में शक्कर को घोल दिया। इससे क्या हुआ, कुछ टाइम बाद में हम लोग उसे सेपरेट नहीं कर पाएंगे कि मेरी शुगर कहाँ है और वाटर। बेसिकली वो एक सोल्यूशन बन जाएगा मेरे पास। ओके, तो वी कांट सेपरेट इट। सिर्फ वहां पे क्या हुआ कि अगर मैं शुगर को डिसॉल्व करती जाऊंगी पानी में, पानी की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी एंड दिस इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ वाटर इंडिकेट्स दैट कि ये हमारा एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, यहाँ पे कोई स्टेट नहीं चेंज हुई, यहाँ पे कोई गैस नहीं इवॉल्व हुई, सिर्फ क्या हुआ, विस्कोसिटी इंक्रीज हो गई, है ना। अगला मेरे पास एग्जांपल आ जाता है स्पॉन्ज एब्सॉर्बिंग वाटर। स्पॉन्ज बेसिकली क्या होता है कि स्पॉन्ज जब भी हम उसको पानी के पास रखते हैं ना, वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल से ट्राई करता है कि वो जितना पानी अपने अंदर एब्सॉर्ब कर सके वो एब्सॉर्ब कर लेता है। तो क्या होगा कि अब जब मैं नॉर्मल स्पॉन्ज को और वो स्पॉन्ज जिसने पानी को एब्सॉर्ब किया उसको वेट करूंगी तो मेरे पास उस स्पॉन्ज का वेट ज्यादा होगा जिसने पानी को एब्सॉर्ब किया। तो यहाँ पे मेरा एक फिजिकल चेंज हो गया, वेट गेन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज बॉइलिंग ऑफ वाटर। बेसिकली बॉइलिंग ऑफ वाटर कैसे एक फिजिकल चेंज हो सकता है कि मेरे पास जब मैंने पानी को बॉइल करने के लिए रखा था, मेरे पास वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे था, लेकिन जब मैंने गैस ऑन किया थोड़ी देर तक वो हीट हुआ तो क्या हुआ, वो एक वार्म वाटर हो गया। ठीक है, मेरे पास ये भी पानी है वो भी पानी ही है, लेकिन थोड़ा टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पे ये मेरा हो गया एक फिजिकल चेंज। ठीक है, तो वो सारे चेंजेस जो कि मेरे केमिकल रिएक्शन को इन्वॉल्व नहीं करते वो मेरे पास होते हैं फिजिकल चेंजेस। क्लियर? आगे हम बात कर लेते हैं हमारे केमिकल चेंजेस के बारे में। तो केमिकल चेंज मेरे पास वो चेंज होते हैं विच डू इन्वॉल्व द केमिकल रिएक्शन, जिसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। अब फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स सुनकर सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आती है? अल्कोहल। ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुई तभी मेरा अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन मेरे पास आती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमारे पास रिएक्शन इन्वॉल्व होती है C6H12O6 मेरे कन्वर्ट हो जाते हैं CO2 प्लस H2O में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो यह है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेसिकली वो प्रोसीजर है मेरे पास में जिससे प्लांट्स अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस विथ विच द प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये मेरे पास होता है फोटोसिंथेसिस। इसमें भी n नंबर ऑफ रिएक्शंस होती हैं तब जाकर मेरा वो खाना बना पाते हैं। ठीक है,
अगले एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एग्जाम्पल आता है डाइजेशन ऑफ फूड। अब डाइजेशन ऑफ फूड आगे हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में डिटेल में कि क्या होता है, लेकिन यहाँ मैं बता देती हूँ कि केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन कैसे करता है। तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं, बेसिकली माउथ से ही उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और केमिकल रिएक्शंस भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे ही मैंने खाने को मुंह में रखा, सबसे पहले क्या होगा, मेरा स्टार्च का पूरा रिडक्शन हो जाएगा, 30% स्टार्च डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेरे कुछ एंजाइम्स जो कि केमिकल रिएक्शन को सपोर्ट कर देते हैं। खाना जाता है हमारे स्टमक में, वहां पे HCl कुछ रिएक्ट कर देता है, फिर जाता है इंटेस्टाइन में, वहां पे बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, फिर जाता है ये पेनक्रिया हो गया, बाइल हो गया, एंड तक n नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे केमिकल चेंज का एग्जांपल हो गया। अगली हम बात कर लेते हैं बर्निंग ऑफ पेपर की। बर्निंग ऑफ पेपर में मेरे पास जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है वो होती है CH4 प्लस O2, मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया है इसे, तो ये मेरे पास बन जाता है यहाँ पे H2O प्लस CO2। क्लियर? मेरी जो भी कंबशन रिएक्शन होती है बेसिकली उसमें एंड प्रोडक्ट मेरे पास हमेशा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। ठीक है, तुम्हें चाहे बर्न कंबशन रिएक्शन भले किसी भी चीज की दी है, ठीक है, उसमें तुम्हारे पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो CO2 प्लस H2O ही होगा। अगला एग्जाम्पल बात कर लेते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट की। बेसिकली राइपनिंग ऑफ फ्रूट मेरा एक केमिकल चेंज कैसे हो सकता है कि मेरे रॉ फ्रूट से अगर मुझे राइपन फ्रूट चाहिए तो इसके लिए मुझे केमिकल रिएक्शंस करानी पड़ेगी फ्रूट के अंदर ताकि वो राइप हो जाए। ठीक है, तो ये मेरे पास बेसिकली था कि मेरे केमिकल चेंजेस कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ से हमें बहुत क्लियर है कि मेरे पास वो सारे चेंजेस बेसिकली जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है वो मेरे पास होते हैं केमिकल चेंज। अब हम इतने देर से बोल रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। बेसिकली केमिकल रिएक्शन अगर हुई भी तो हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, उसके लिए मेरे पास 4 पैरामीटर्स होते हैं टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज इन स्टेट के बारे में। बेसिकली चेंज इन स्टेट मतलब क्या, अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट या फिर कोई रिएक्टेंट जो कि लिक्विड स्टेट में है और वो चेंज हो गया है सॉलिड स्टेट में, या फिर मेरे पास कोई रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है और वो चेंज हो गया है गैस में, या वाइस वर्सा। ठीक है, मेरे पास अगर कुछ भी चेंज होता है इन स्टेट तो ये मेरे पास होती है एक केमिकल रिएक्शन। अगले पैरामीटर की बात करते हैं तो ये मेरे पास है चेंज इन कलर। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मेरा जो A है वो रेड कलर का है, B मेरे पास ऑरेंज कलर का है, B मेरे पास येलो कलर का है, और मेरे पास जो प्रोडक्ट बन गया वो बन गया ऑरेंज कलर का AB। मतलब यहाँ क्या हुआ कि मेरे पास रिएक्टेंट के कलर्स डिफरेंट थे और प्रोडक्ट का कलर बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। मतलब यहाँ क्या हो गया, मेरे कलर्स का चेंज हो गया। तो ये मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन हो गई। अगले एग्जांपल की बात करते हैं तो यह इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब क्या, अगर मान लेते हैं मैंने कोई भी केमिकल रिएक्शन कराया, उसमें अगर गैस का लिबरेशन हो रहा है, मतलब कि गैस अगर बाहर निकल रही है, तो ये मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल आ जाता है जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ था कि मेरे पास जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं और इसको हमने ट्रीट कराया विद H2SO4। अब मेरे पास जो बना वो क्या हुआ, ZnSO4 बन गया। ठीक है, और साथ में बना मेरा हाइड्रोजन गैस जो कि इवॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने लिए जिंक के ग्रेन्यूल्स और लिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और मेरी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। ये बेसिकली हमारे एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू रिमेम्बर कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई है। Zn प्लस H2SO4 बन गया मेरा ZnSO4। क्लियर, और यहाँ पे जो मेरे पास गैस इवॉल्व हुई है वो हाइड्रोजन हुई है। अब हो सकता है मेरे पास कोई और रिएक्शन हो जहाँ पे मेरा ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाए, मेरे पास कोई और रिएक्शन हो जहाँ पे कोई और गैस इवॉल्व हो जाए, तो जहाँ पे मेरा लिबरेशन ऑफ गैस होगी
वहां मेरा हो सकता है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं चेंज इन टेम्परेचर की। तो बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर मेरे पास क्या होता है कि अगर मैंने कोई भी केमिकल रिएक्शन ली या हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन जब हुई तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, या हो सकता है कि टेम्परेचर कम हो गया। ठीक है, या मैंने टेम्परेचर दे दिया केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, या मुझे रिएक्शन के बाद में कुछ टेम्परेचर मिल गया। ये मेरे पास अगर होता है तो यहाँ पे हमारे पास हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन हो। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में टेम्परेचर को, कि कैसे हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर से कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है। आगे हम बात कर लेते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की। बेसिकली जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ था, ये मेरे पास क्या दिया है, मेरे पास एक मैग्नीशियम की रिबन दी है। ठीक है, उसको हमने एक बर्नर लिया और हम उसको बर्न करना स्टार्ट कर दिए। मतलब हमने क्या किया, मैग्नीशियम की रिबन ली और मैंने उसको बर्न किया। मेरे पास जो बना वो था MgO। क्या बना मेरे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बेसिकली एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ये बेसिकली क्या होता है, एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है जो हमको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या कि मेरा जो मैग्नीशियम रिबन थी उसको मैंने ऐसे बर्नर के साथ में रखा और मैंने कुछ टाइम तक उसको हीट किया और मुझे यहाँ पर एक वॉच ग्लास में मिल रहा है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास एक स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है ना मेरे पास। तो ये मेरे पास होता है रिएक्शन। ये रिएक्शन बेसिकली इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एनसीईआरटी का है, हमको याद रखना है कि कैसे ये हुआ है। क्लियर, आगे हम बात कर लेते हैं। तो मेरे पास अभी मैंने बात की अबाउट मेरे टेम्परेचर की। तो मेरे पास क्या हो सकता है कि हम लोग बहुत बार देखते आए कि मेरे पास दो टाइप की रिएक्शंस हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, और एक हम पढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये बेसिकली होते क्या है, जो मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उसमें मेरे हीट जो होती है वो एमिट होती है। मेरे पास जो हीट होती है वो बेसिकली रिलीज होती है। और मेरे जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उसमें मेरी जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हमें एंड प्रोडक्ट में कुछ अमाउंट ऑफ हीट मिलती है जिसको हम किसी और यूज में ले सकते हैं। ये वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हमें हीट देनी पड़ती है, हमें उसको प्रेशर करना पड़ता है कि भाई चलो रिएक्ट हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे एक एनटीएससी में क्वेश्चन आया था पास्ट पेपर में कि मेरे पास व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्वेश्चन था मेरे पास कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट मेरे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में लगती है। अब यहाँ पे ये याद रखना कि मेरे पास जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो बेसिकली एग्जांपल होता है ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये मेरे पास एग्जांपल होता है ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेसिकली एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इन टाइप्स ऑफ रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी। अब मेरे पास उसकी वैल्यू याद रखना, ये होती है -13.6 किलो कैलोरीज। ये पास्ट ईयर पेपर में आया था कि मेरे पास अमाउंट ऑफ हीट हमको बतानी थी इन्वॉल्विंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिमेंबर कि मेरे पास ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्लियर, तो ये मेरे पास हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं कि हम लोग अब केमिकल रिएक्शन देख भी लिया क्या होती है, क्या हमने पढ़ा अब तक। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे पास में कि यहाँ पे हमको बताना है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज कौन कौन से हैं, हमको डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो मेरे पास 5 ऑप्शन है, हमको इसमें से डिटेक्ट करके बताना है कि मेरे पास यहाँ पे कौन सा बेसिकली ऑप्शन मैच करने वाला है। यहाँ पे क्लोराइड है, ओके, सोडियम क्लोराइड। आई होप ये क्लियर ही है, हमको पता है बेसिकली कि सोडियम मेटल से हम क्या बना सकते हैं, तो इट्स NaCl। ओके, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सबसे पहला रिएक्शन मेरे पास जो है वो एक केमिकल चेंज का रिएक्शन है। ठीक है, अगला रिएक्शन मेरे पास है आयरन फिलिंग आर सेपरेटेड फ्रॉम सेंट बाय यूजिंग अ मैग्नेट। क्या किया मैंने
बस मैंने आयरन और सेंड को मिक्स किया और उसको मैग्नेट सेपरेट कर लिया, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो एक फिजिकल चेंज हो गया। अगला, मेरे जो शुगर क्रिस्टल हैं उनको मैंने सेपरेट कर दिया फ्रॉम एन शुगर सिरप बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर। बेसिकली क्या किया हमने, जैसे पहले देखा था फिजिकल चेंज में एक एग्जांपल कि मैंने पानी में शक्कर घोल दिया, मैंने क्या किया, उस सॉल्यूशन को मैंने गैस पे रख दिया और क्या किया, उसको हीट किया, आखिर में मेरे पास शुगर के क्रिस्टल्स वापस आ गए। मैंने कोई भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे नहीं की है, सिर्फ जो मेरे पास था उसको मैंने हीट कर दिया है, तो ये मेरे पास एक फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है, अगला मेरे पास क्या है कि मेरे पास AgCl के क्रिस्टल्स है और हमने उसको सेपरेट कर दिए, तो ये भी मेरे पास एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा स्टेटमेंट दिया है कि कॉपर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। तो ये यहाँ पे मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है कि मैंने कॉपर और जिंक की रिएक्शन कराई जो कि मुझे प्रोडक्ट मिला। तो मेरे पास ऑप्शन मैच हो जाएगा C। मेरे 2, 3 और 4 एक फिजिकल प्रोसेस थे एंड फर्स्ट एंड फिफ्थ मेरे पास है केमिकल प्रोसेस। क्लियर? ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि हम लोग इतना देख रहे हैं कि हमारे फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है। हमने ये भी देख लिया कि कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, लेकिन हमें अब तक ये नहीं पता कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे रिएक्टेंट, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट बेसिकली कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। या इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो मेरे पास क्या है, दो केमिकल्स हैं, दो केमिकल्स को मैंने कंबाइन किया और एक नया ही केमिकल बना लिया, तो ये मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन हो गई। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने A प्लस B करके AB बना लिया, मैंने CH4 प्लस O2 को रिएक्ट करा के प्रोडक्ट बना लिया CO2 प्लस H2। ठीक, क्लियर? तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस, मतलब कि मेरे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं एक या एक से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंस में, मतलब मेरे प्रोडक्ट में। तो ये मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन होती है। अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूं CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, तो मेरे पास ये जो है बेसिकली ये मेरे पास रिएक्टेंट है, ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास रिएक्टेंट है और ये है मेरे पास प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट कंबाइन हुए, प्रोडक्ट मिल गए, इजी था। ठीक है, अब हमने केमिकल रिएक्शन तो देख लिया, अब हम अगर हमको एक रिएक्शन को लिखना है एक इक्वेशन के टर्म में, अगर मैं नॉर्मली ऐसा लिख दूं कि भाई मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बड़ा बोरिंग और बड़ा मेथड हो जाएगा टू एक्सप्रेस द केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम इन्वॉल्व करते हैं उनके फॉर्मूलेस को, उनके सिंबल्स को, जो हमने पीरियोडिक टेबल में देख लिए हैं। हमको पता है कि हम H2 को हाइड्रोजन बोलते हैं, हमको पता है कि हम मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं, हमको पता है कि हम ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं। क्लियर? तो मेरे पास symbolic representation of chemical reaction that involves the use of the formula and the symbols are known as मेरे chemical equation। जैसे मैंने यहाँ पे किया है H2 plus O2 gives H2, जैसे मैंने यहाँ पे किया है Mg plus O2 gives MgO। मेरे पास जो LHS साइड लिखा होता है वो मेरे रिएक्टेंट होते हैं और जो RHS साइड लिखा होता है वो मेरे प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन को लिखने, केमिकल इक्वेशन को लिखने का एक फंडामेंटल रूल होता है, जो होता है हमको हमेशा रिएक्शन लिखनी है उनके बैलेंस्ड फॉर्म में, मतलब कि मेरे पास रिएक्टेंट साइड भी सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए जो मेरे पास प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरे पास ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है, अगर ऐसा नहीं है तो वी हैव टू लर्न कि हमें केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंस करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, Zn प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास रिएक्टेंट साइड अगर हम Zn की बात करते हैं तो ये एक है और प्रोडक्ट साइड भी एक ही है।
अगर हम यहाँ पे H2 की बात करते हैं तो हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं, 2, और यहाँ पे भी बेसिकली ये 2 है। अगर हम बात करते हैं सल्फर की तो मेरे पास रिएक्टेंट साइड में सल्फर 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। ऑक्सीजन की बात करें तो मेरे पास रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन मेरे पास बेसिकली 4 है और प्रोडक्ट साइड में भी मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 4। मतलब यहाँ क्या है, मेरे पास रिएक्टेंट साइड के एटम्स इक्वल हैं प्रोडक्ट साइड के एटम्स के। तो ये मेरे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि अगर मुझे नहीं दी है कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो हम कैसे उसको बैलेंस करेंगे। उसके पहले एक थोड़ी मेमोरी रिकॉल कर लेते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ के। ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में कि क्या होता है। तो भी यहाँ पे जब हम बैलेंस करेंगे केमिकल रिएक्शन को, इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। तो मेरे पास मास जो होता है वो कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता, ना वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। जो मेरे पास बेसिकली मास होता है एक केमिकल रिएक्शन में, ना मैं मास को क्रिएट कर सकती हूँ ना मैं मास को डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। जो मेरे पास मास प्रोडक्ट साइड है टोटल, वो मेरे पास टोटल मास रिएक्टेंट साइड भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कि मास मैंने कंजर्व करके रखा है। मेरे पास जो पहले मास था रिएक्टेंट में वो सेम मास मेरे पास प्रोडक्ट में है। क्लियर? तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे केमिकल रिएक्शन अगर मेरे पास आ जाती है और अगर वो बैलेंस नहीं है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। एग्जांपल एनसीईआरटी का है, स्टेप्स भी एनसीईआरटी से फॉलो करी हुई हैं, समझना, ध्यान से देखना। मेरे पास क्या है, अगर मुझे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम डब्बे बना लेंगे वो एलिमेंट्स में जो मेरे पास दे के रखे हुए हैं, ताकि हम उनको ना छेड़े, उनको ना छुए और बाकी बैलेंस कर दें। क्योंकि हमें उनको नहीं चेंज करना, हमें सिर्फ उनके बेसिकली एटम्स को बैलेंस करना है कि मेरे पास प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड सेम नंबर ऑफ एटम्स आ जाए। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम लोग सेपरेटली लिख लेंगे। अगर मेरे पास Fe है, पूरे रिएक्शन में मेरे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, मैं लिख लूंगी कि मेरे पास रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। मेरे पास Fe रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 3 है। मेरे पास हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। मेरे पास ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 4 है। ठीक है, ये हमने अलग अलग क्लासिफाई कर लिया कि मेरे रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। आगे हम क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली वो एक एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, वो एक कंपाउंड को सिलेक्ट करेंगे जिसके पास में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था अभी मेरे पास ऑक्सीजन के पास में 4 एटम्स थे, तो मैंने जो कंपाउंड सिलेक्ट किया वो क्या किया, Fe3O4 सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इस Fe3O4 में सिलेक्ट हमको वो वाला एटम करना है जिसके सबसे ज्यादा मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स थे। मतलब कि ऑक्सीजन 4 एटम्स थे मेरे पास ऑक्सीजन के, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे इस केमिकल रिएक्शन में। तो अब मेरे पास रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कहाँ पे था, H2O में, और प्रोडक्ट साइड में मेरे पास था Fe3O4 में। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख लिया मेरे पास 4 ऑक्सीजन है, यहाँ लिख लिया मेरे पास 1 ऑक्सीजन है। मुझे यहाँ पे बैलेंस करना है ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इंटू कर लूंगी 1 से और यहाँ इंटू कर लूंगी 4 से, दोनों साइड 4-4 हो गए। तो हम लोगों ने रिएक्शन को में ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया कि मेरे पास ऑक्सीजन 4 H2O होने चाहिए। अब मैंने ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, अब मेरे पास 2 एलिमेंट्स बचे हैं, उनको देख लेते हैं कि उनको कैसे बैलेंस करना है। मेरे पास अब जो एलिमेंट बचे हैं उसमें मैंने सबसे पहले सिलेक्ट किया हाइड्रोजन को। हम लोग Fe को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले मैंने सिलेक्ट किया हाइड्रोजन को। अब मेरे पास हाइड्रोजन बेसिकली यहाँ पे मैंने लिख लिया 4H2O और यहाँ मैंने लिख लिया H2। अब मेरे पास यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पे मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, बेसिकली मेरे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पे मेरे पास कितने हाइड्रोजन आ गए, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ मेरे पास 4 हाइड्रोजन आ गए ना। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, एक्चुअली सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली 2 हाइड्रोजन है मेरे पास। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर मैं 4 से इंटू कर दूं तो मेरे पास क्या होगा, और इसको मैं 1 से इंटू कर दूं, 8 8 बैलेंस हो जाएंगे।
मतलब मुझे इस H में क्या लगाना है, 4 लिखना है मुझे यहाँ पे, ताकि मेरा ये बैलेंस हो जाए। ओके, तो यहाँ पे इस रिएक्शन को ध्यान से देखना, मेरे पास अब मैंने हाइड्रोजन भी बैलेंस कर लिए हैं। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं मेरे Fe के, कि हम Fe कैसे बैलेंस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सेम स्टेप को लेंगे कि मैंने Fe के भी लिख लिए, रिएक्टेंट साइड कितने थे, प्रोडक्ट साइड कितने थे। अब मेरे पास रिएक्टेंट साइड बेसिकली Fe है 1 और प्रोडक्ट साइड Fe है 3। यहाँ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास दोनों साइड Fe बैलेंस हो जाएंगे। तो मेरे पास अब फाइनल रिएक्शन कुछ ऐसी आ गई, 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो बैलेंस किया है कि वो सही है कि भी नहीं है। सबसे पहले हम लोग Fe काउंट करते हैं, तो मेरे पास 3 Fe यहाँ पे और 3 Fe यहाँ पे भी है। हाइड्रोजन मेरे पास 8 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 है। मेरे पास ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है। क्लियर, मतलब अब ये मेरे पास बैलेंस्ड है केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग करने के बाद में ना एक बात और ध्यान रखना, उनके स्टेट्स की। हमको स्टेट्स भी स्पेसिफाई करना है कि मेरे पास ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, जो भी हमारे पास स्टेट आता है उसका। क्लियर, अब हम लोग बात ब्रीफ में एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि मैंने कैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया। सबसे पहले हमको उन एलिमेंट्स के आसपास एक बॉक्स बनाने हैं जो हमारे पास ऑलरेडी रिएक्शंस में गिवन है। अगला हम क्या करेंगे, हम लोग एलिमेंट के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने कितने एटम है ना वो लिख लेंगे। उसके बाद हम वो वाले एटम का एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स थे, और उस पूरे एलिमेंट में से हम वो एक एटम सिलेक्ट करेंगे जिसके सबसे ज्यादा एलिमेंट थे। तो यहाँ पे पास ऑक्सीजन के, तो हमने ऑक्सीजन सिलेक्ट कर लिया, सबसे पहले उसको बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद में हम बचे हुए दोनों को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे मैंने H को और Fe को बैलेंस किया। क्लियर, अब यहाँ पे हम स्टेट्स भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर ये मेरे पास सॉलिड है, ये मेरे पास लिक्विड है, ठीक है, तो हमको स्टेट भी बेसिकली लिखना है उसमें कि मेरे पास कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये था मेरे पास बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। ये दो रिएक्शन को बैलेंस करके कमेंट में आंसर करना कि क्या आता है हमारे पास अगर हम बैलेंस करते हैं। तो बेसिकली ये मेरे पास थोड़ा लंबा मेथड हो गया, तुमको भी लगा होगा कि भाई इतना सारा इतना बड़ा हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे। तो इसका शॉर्टकट है हमारे पास कि हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक से बैलेंस कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को, और ये हमने शायद सुना होगा कि उस ट्रिक का नाम है ABCD ट्रिक। सुना है? या ABCD नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ABCD ट्रिक की बात कर रहे हैं कि मैंने ABCD ट्रिक लगाकर रिएक्शन को बैलेंस किया है। ठीक है, ये बेसिकली बहुत इजी और थोड़ा छोटा मेथड है, हमारी वो मेथड जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। वो मेथड इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तुम्हारी एनसीईआरटी में है, हमको बेस एनसीईआरटी से ही लेना है। लेकिन अगर तुम्हारी एनटीएससी में क्वेश्चन आते हैं अबाउट बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, तो हम यहाँ से उसको कर सकते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि बेसिकली ये है क्या। मैंने एक रिएक्शन ले ली, मान लो मैंने रिएक्शन लिया, अमोनिया को मैंने रिएक्ट करा दिया ऑक्सीजन के साथ में, और मेरे पास बन गया NO प्लस बन गया H2O। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ मैंने बात किया ABCD की, तो यहाँ मैंने लिख दिया A, यहाँ मैंने लिख दिया B, यहाँ मैंने लिख दिया C, और यहाँ हमने लिख दिया क्या, D। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं लिख दूंगी पहले नाइट्रोजन, और यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन कितना है, A है, और यहाँ नाइट्रोजन कितना है, C है, मतलब A इज इक्वल टू C। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख लूंगी हाइड्रोजन, मेरे पास हाइड्रोजन कितना है, 3 है, और 3A इज इक्वल टू क्या, 2D। क्लियर, मेरे पास ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 2B, और यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन कितना है, यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन C के पास भी है और D के पास भी है। क्लियर, लिख लिया। आगे हम काम क्या करते हैं, अब हम मान लेते हैं मैं उस चीज को 1 मान लूंगी जो मेरे मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है। मतलब कि अगर मेरे पास A मान लेते हैं 2 बार आ रहा है तो मैं A को 1 मान लूं, मेरे पास D 2 बार आ रहा है मैं D को 1 मान लूं। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है तुम उसको 1 मान लो। तो हमने बोला लेट A इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया,
मेरे पास जो 1 था इज इक्वल टू सी हो गया, मतलब मुझे सी की वैल्यू मिल गई। अब मुझे यहाँ पे ए भी पता है, मुझे यहाँ पे सी भी पता है ना। आगे हमने क्या किया, मुझे पता है कि मेरा A1 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 इज इक्वल टू 2D, मतलब कि D इज इक्वल टू 3/2। हमको D भी पता चल गया क्या है। अब यहाँ से हम C निकाल लेते हैं कि बेसिकली C हमको पता है, हम यहाँ से B निकाल लेते हैं, B क्या है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा 2B इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2, मतलब मेरे पास यहाँ पे B क्या आ गया, 5/4, है ना। इतना क्लियर है, समझ आ गया। मेरे पास अब A भी है, मेरे पास B भी है, मेरे पास C भी है, मेरे पास D भी है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हम लोग A की जगह लिख लेंगे 1, हम लोग यहाँ पे B की जगह बेसिकली क्या लिखेंगे, B हमारा कितना था 5/4। हमारे पास C की जगह हम क्या लिखेंगे, C मेरे पास था 1, और हम D की जगह क्या लिखेंगे, D मेरे पास कितना आया है 3/2। अब तुम्हारे पास क्या है, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, ऐसे थोड़ा ना बैलेंस करना है हमको इक्वेशन को। अब हम क्या करेंगे, जो मेरे पास सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है ना, उसको मैं इंटू कर देती हूँ पूरी रिएक्शन से, कर दिया इंटू, ठीक है। अब मेरे पास फाइनल रिएक्शन क्या बची, मेरे पास आया 4NH3 प्लस 5O2, मुझे क्या दे रहा है 4NO प्लस, यहाँ मेरे पास क्या बच रहा है 6H2O, ठीक है। अब ये इस रिएक्शन को देखो, ये रिएक्शन मेरे पास एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गई है। पहली बार समझाए तो तुम्हें थोड़ा लेंदी लगेगा मेथड, लेकिन जब हमें हैबिट हो जाएगी इस मेथड से सॉल्व करने की, ये मेथड मतलब बेसिकली 100% एक्यूरेट मेथड है हमारी किसी भी रिएक्शन को सॉल्व करने का। जो भी हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं, चांसेस होते हैं कि वो गलत हो जाता है बहुत सारी जगह पर। तो हिट एंड ट्रायल मेथड भी वी कैन यूज, कि हम लोग तुक्का लगा लगा के देख लें कि यहाँ पे एक है तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है तो हम यहाँ पे इंटू 2 कर देते हैं, लेकिन वो बहुत सारे केसेस में वैलिड नहीं होता। ये जो ट्रिक है ये ऑल केसेस के लिए वैलिड है, हमारे बेसिकली ऑलमोस्ट एवरी केस के लिए ये वैलिड है, तुम्हें गलत आंसर नहीं देगी। एक बार देख लो इसको कैसे हमने सॉल्व किया है। एक और एग्जांपल लेकर हम इसको समझते हैं। मान लो कि मैंने एक एग्जांपल क्या लिया, मैंने लिया C4H10 और मैंने इसको रिएक्ट करा दिया विद ऑक्सीजन। हमको पता है ऑक्सीजन के रिएक्ट करने के बाद हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है H2O और हमको मिलता है CO2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, A लिख लिया, यहाँ B लिख लिया, यहाँ C लिख लिया, यहाँ पे D लिख लिया, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे पता है मेरे पास कार्बन में बेसिकली क्या है, कार्बन में मेरे पास है 4A इज इक्वल टू D, ठीक है। मेरे पास हाइड्रोजन में क्या है 10A इज इक्वल टू 2C, ठीक है। और मेरे पास ऑक्सीजन में क्या है, मेरे पास है 2B इज इक्वल टू C प्लस D, क्लियर। आगे हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग मान लेते हैं किसी भी एक चीज को 1 मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे भी लेट से हमने A को 1 मान लिया, तो A की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। अब अगर A 1 है तो D मेरे पास 4 आ जाएगा, ठीक है, और C मेरे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम B निकाल लेते हैं, B क्या आया मेरा, मेरे पास यहाँ पे आया है 5 प्लस 4, ठीक है, यही आया ना मेरे पास 5 प्लस 4। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मेरे पास 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे मेरे पास 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ मेरे पास आएगा 2D, मतलब हमको इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा, मतलब यहाँ मेरे पास आएगा 13/2, है ना, ठीक है। तो अब ये बेसिकली तुमको ये देखना इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे मेरे पास कितने एटम्स हैं, कहाँ पे हमने क्या लिख के बैलेंस करना है। अब मैं क्या करूंगी, इसको हटाकर ABCD को हटाकर इसकी वैल्यू रख देते हैं। A को हटा दो, B को हटा दो, C को हटा दो, D को हटा दो। अब हमको पता है A मेरे पास 1 है, हमको पता है B मेरे पास क्या है 13/2, हमको पता है C मेरे पास 5 है, और हमको ये भी पता है कि मेरे पास जो D है वो 4 है। अब यहाँ पे इस पूरी रिएक्शन को हमको किससे इंटू करना है, 2 से, एक डिनोमिनेटर है। मेरे पास जो इक्वेशन बनकर आएगी वो आएगी 2C4H10 प्लस 13O2 gives 10H2O प्लस
8CO2, है ना, हो गई रिएक्शन बैलेंस। तो बेसिकली ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होती है, ABCD ट्रिक होती है टू बैलेंस एनी ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो हमारे क्वेश्चन में आए। ये हेल्पफुल है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि उसमें हम इतने बड़े प्रोसीजर से हम लोग रिएक्शन बैलेंस नहीं कर सकते जो एनसीईआरटी में गिवन है। हमारे बोर्ड्स के लिए वो प्रोसेस ज्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि हमको एग्जामिनर वही प्रोसेस से चेक करने वाला है। तो ये हमारे पास बेसिकली कैसे हम लोग एक रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, हमारे पास दो मेथड है, जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे उसे तुम सॉल्व करो। जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं दो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के, उसको आंसर करना नीचे कमेंट में कि क्या तुम्हारे पास आया है। ओके, कुछ क्वेश्चंस और है हमारे पास, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको देखो। मेरे पास सबसे पहला मैं सॉल्व कर देती हूँ, बाकी के दो तुम लोगों को सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है। मेरे पास है H2 प्लस Cl2, मुझे क्या दे रहा है HCl। अब यहाँ पे इतनी छोटी रिएक्शन से हम ABCD मेथड भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ से दिख ही रहा है हमको कि मेरे पास दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, यहाँ पे सिर्फ एक है, दो लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्लियर? तो तुम्हें जो मेथड कन्वीनियंट लगे उससे तुम सॉल्व करो। तो बेसिकली ये हमारे पास था सबसे पहला लेक्चर